वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहसील के साथ में सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जीआनु कहते हैं। आज ही जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास को दोबारा वापस अपने स्टार्ट करें जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को विराम दिया था, उसके आगे लेकर के चलेंगे अपने। और कल से एक दो दिनों में आप लोगों के बेटा जी एग्जाम क्या स्कूलें भी आप लोगों की ओपन होने वाली हैं, नो डाउट। ऑफलाइन की क्लासेस दोबारा वापस आप लोगों का 9th से लेकर के 12th क्लास, जो काफी दिनों से आप लोग छुट्टियों में चल रहे थे या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे थे आप लोग स्कूलों के थ्रू, है ना। तो वापस आप लोगों का बेटा जी लगता स्कूलें आप लोगों की कल से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो जो तैयारी कर रहा है उसमें और तैयारी करने की कोशिश करो बेटा। जितना टाइम आप लोग स्टडी को दे सकते हो उतना ही कम रहता है वैसे तो जितना भी टाइम दो उतना आप लोगों के लिए कम है। तो अभी 11th 12th क्लास वालों के और 10th वालों के भी पेपर भी जस्ट पास आने वाले हैं बेटा जी। एग्जाम मार्च में होने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में 12th वालों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएं और थोड़े दिनों के बाद में 12th वालों के लिए प्रैक्टिकल की डेट वगैरह भी आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल के डेट के जस्ट बाद में अगर डिले होगा मामला तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का डिले हो सकता है बेटा। इससे ज्यादा आप लोग अपना दिमाग में ये मत लेकर के आना कि हमारे एग्जाम मई जून में जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते, है ना। तो मेरे अनुसार तो यही है कि जल्दी आप लोगों के एग्जाम हो जाएं ताकि आप लोग भी फ्री हो, फिर आप लोग भी नए किसी कंपटीशन एग्जाम की या फिर आगे आईआईटी वगैरह या फिर नीट वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग जल्दी से दोबारा शुरू हो जाओगे। 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। और बस आप लोग तैयारी करते रहो। मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो आपको आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, नो डाउट। और चलिएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आइएगा। शुरुआत करते हैं 11th क्लास वालों मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उस विराम देने के बाद में आज हम लोग दोबारा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक जाते जाते क्वेश्चंस दिया था, अगर आपको याद है तो, है ना। तो नो डाउट आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा। अरेंज करना था इनको, तो अरेंज करते हैं अपने। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन बेटा मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये लीजिए, इसमें कार्बन है 5, इसमें कार्बन है 6 बेटा, इसमें कार्बन है 4, इसमें 2, इसमें कितने हैं 8। तो सबसे बीपी किसका होगा कम? डी का सबसे कम होगा। डी से ज्यादा बीपी होगा बेटा जी किसका? सी का। सी से ज्यादा होगा ए का। ए से ज्यादा होगा बी का। और ई का सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ऐसे लिखा क्या तुमने? सही बताओ यार। अच्छा, इसमें देख लो, इसमें कितने कार्बन? 3 और 7 कार्बन इसमें है, इसमें 5 कार्बन आगे। और इसमें कितने आगे? 3 6 7 कार्बन इसमें आगे। इसमें आगे बेटा 7 कार्बन इसमें आगे और 5 कार्बन इसमें आगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, कार्बन कम तो बीपी कम। लेकिन देखो इसको, देखो इसका बीपी सबसे कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्रांच आ रही है। तो 5 वाले में से 2 है, 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है। कार्बन कम बीपी कम। लेकिन अब इन दोनों में से भी किस में कम होगा? तो उसमें ब्रांच आ गई, तो ई का सबसे कम बीपी होगा। ई से ज्यादा होगा बी का। अब देखो 7 कार्बन इसमें भी है, 7 कार्बन इसमें भी है, 7 कार्बन इसमें भी है। लेकिन इस 7 कार्बन में चेन 2 आ रही है, इस 7 कार्बन में चेन 1 बन रही है ना। और इसमें कोई चेन ही नहीं बन रही, तो सबसे ज्यादा होगा बीपी इसका। तो उसके बाद में आ जाएगा ए, उससे ज्यादा होगा बेटा जी सी का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका डी का। लो मैच कर लो आप। सही आ रहा है क्या? जिन्होंने आंसर दिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया तो चेक कर लेना बेटा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने आज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि एल्केन किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, है ना। उनकी तमाम बातें रहेंगी हमारी। तो आइए पॉइंटों में लिखेंगे अपने। नंबर 1, नंबर फर्स्ट, एल्केन। नंबर पहला पॉइंट लिखा है बेटा जी, एल्केन रिएक्ट विद हैलोजन।
हैलोजन के साथ क्रिया, हैलोजन से क्रिया, नंबर पहला पॉइंट है। ठीक है, हाँ आ जाओ। क्या है कि जब कोई भी एल्केन किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन अगर करेगा, किसी हैलोजन मॉलिक्यूल को लेके आ जाओ आप, बोले तो H2 किसी हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या बनेगा हमारा, तो बनेगा बेटा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन द फॉर्म ऑफ द एल्काइल हैलाइड। लाइक दैट एग्जांपल, कोई सा भी एल्केन लेकर के आ गया आप लोग, ये लीजिए, मैं ये लेके आ गया HCHHH, ये लो, क्या नाम है इसका, मैथेन, है ना, ये लो। इसकी रिएक्शन करवा दी तुमने किसी हैलोजन के साथ H2। अब H2 की जगह तुम लोग ले सकते हो फ्लोरीन, F2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमाइन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, कोई सा भी हो सकता है इन चारों में से। बात आई समझ में? तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई हमने तो बेटा क्या होगा, एक H एक X को लेके चला गया तो बोले तो माइनस में HX निकल गया, एक H एक X के साथ चला गया, अब एक X बचेगा, वो X भागा भाग इस H की जगह आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये बनेगा बेटा CH H और यहां आ गया X, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये है CH3X, हाँ, बोले तो मिथाइल हैलाइड, ये बन गया हमारा। तो कहने की मेन बात क्या है कि जब एल्केन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाते हैं तो हैलोजन के साथ करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इनमें से ध्यान रखना, X की जगह कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, और ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ सकता है। तो इनकी रिएक्शन करने का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये करता है, ये अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है ना, और इसको रिएक्शन करवाने के लिए लाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है, क्लोरीन की ना। तो याद रखना, किसी एल्केन की अभिक्रिया अगर हम हैलोजन के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, एथिल हैलाइड, कुछ भी बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये लीजिए, ये लो, ये हमने ले लिया बेटा जी इथेन, ठीक है, हाँ। अब इथेन की रिएक्शन करवा दो तुम लोग Cl2 के साथ, ये लो Cl2 कैसे लिख लेता हूं मैं। अब ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, ये वाला H इस Cl को लेके चला जाएगा, माइनस में Cl चला गया, ये लो। अब बताओ बचा कौन, ये Cl बचा जो जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3, CH2 के साथ कौन आ जाएगा, Cl। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों इथाइल क्लोराइड। तो कहने की मेन बात कि जब कोई भी एल्केन कंपाउंड हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? सो लिखना चाहो थ्योरेटिकल तो लिख सकते हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन अणुओं से करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, कोई दिक्कत? और वो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर याद रखना, मैंने बताया था आपको, F2 का ऑर्डर ज्यादा होगा, F2 जल्दी से रिएक्शन करेगा, Cl2 कम करेगा बेचारा, Br2 और भी कम करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? तो ये रिएक्शन करने का ऑर्डर याद रखना आप लोग। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, हैलोजनों के साथ क्रिया करवाते हैं अगर किसकी, एल्केन की, तो एल्केन हैलोजन से क्रिया करने के उपरांत क्या बनाते हैं वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं अपने नंबर सेकंड हेडिंग डालो। नंबर सेकंड का मतलब दहन। कंफ्यूजन, दहन का मतलब है जलाना, है ना, जलाना। तो दूसरा पॉइंट है ये हमारा, कोई भी एल्केन कोई सा भी लेना बेटा आप, ठीक है जी, क्या करना, एयर बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका दहन करवाना, जलाना। किसी भी एल्केन कंपाउंड को अगर हम लोग एयर की प्रेजेंस बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग उसका दहन करवाते हैं तो दहन करवाने पर बेटा जी हम लोगों को दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा CO2 और एक मिलेगा H2O, वाटर वेपर, जल, है ना।
दो चीजें मिलेंगी, ध्यान रखना। एक तो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक मिलेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। देखो एक बात बताते हैं आपको, जैसे अपने घरों के अंदर जो सिलेंडर होता है अपना ना, एलपीजी का सिलेंडर, अब उस एलपीजी की अगर अपने बात करें तो एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में एल्केन कंपाउंड गैस होते हैं, एल्केन गैस होती है उनमें। एलपीजी जो गैस का जो सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है। तो उस एलपीजी गैस कौन सी होती है, वो एल्केन गैस होती है आपकी, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, ये वाली गैसें होती है उनके अंदर। और जो कई बार तुमने देखा होगा गाड़ियों की गैसें, है ना, गाड़ियां जो चलती हैं वो गैस के थ्रू सीएनजी गैस होती है, वो है ना, वो सीएनजी गैस, उसमें मेथेन गैस होती है, उसमें भी एल्केन है, वो भी एल्केन गैस है, ध्यान रखना। तो जो इनका यूज कहां करते हैं, अपने फ्यूल के रूप में करते हैं कि नहीं करते, खाना वाना बनाने के लिए या फिर गाड़ियों मोटरसाइकिल वगैरह चलाने। अब मोटरसाइकिल तो गैसेस वाली आई नहीं अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक वाली आ चुकी है। देखो तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं फोर व्हीलर, वो गैस के थ्रू चलती कि नहीं चलती, सीएनजी गैस यूज करते हैं उसमें, तो उसमें मेथेन होती है। तो देखो उसको एयर की अच्छा अपने घरों के अंदर अपने बात करें तो घरों के अंदर जब अपने उस सिलेंडर से जब अपने खाना बनाते हैं तो सिलेंडर से निकली हुई गैस स्टोव वॉच पे आएगी, है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, चूल्हे पर आएगी। उस चूल्हे को देखोगे ना थोड़ा ध्यान से उल्टा करके, तो उसमें छोटा सा छेद होगा, उस छोटे से होल से क्या मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि कभी भी किसी चीज को अगर जलाना है तो जलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी चीज बिना इसके जलेगी नहीं। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जलती नहीं है, इस बात को अपने कानों में ढाल लो, दिमाग में फीड कर लो हमेशा, कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कोई भी चीज आसानी से क्या नहीं हो पाएगी, जल नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रखना। इसलिए हम लोग वो छोटे से छेद देते हैं, उस छोटे से छेद से उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और वो एल्केन गैस जलती रहती है। जैसे देखो कोई सा भी एल्केन गैस का दहन करवाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा, तो CO2 मिलेगी और क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगा हमारा। जैसे ये देखो आप सामने, ये मैं लेके आ गया मैथेन, मैथेन। अब मैथेन को क्या करो तुम, मैथेन को तुम लोग कर दो दहन करवाओ इसका, ये लो दहन करवा रहे हैं हम इसका, तो क्या मिलेगी तुम लोगों को, दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा हमें CO2 और एक मिलेगी हमें बेटा H2O। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, C कितने बेटा, कार्बन एक है तो एक कार्बन आएगा, H कितने इधर 4 है तो 4H को कैसे लेकर के आओगे, 4H को ऐसे लेकर आ जाओ, ये लो 4H2। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, उधर ऑक्सीजन हमारे 2 और 2 4, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर 2, ये 2 से मल्टीपल कर दो, ये रिएक्शन बैलेंस होगी हमारी। तो जब किसी भी एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका दहन करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, तो हमें एक ये मिलेगा हमेशा और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो अपने, ये लीजिए CH3 CH3, कौन है ये, एथेन है या नहीं है, अरे बोलो यार। अच्छा एक लाइन और लिखना बेट पीछे, जब दहन करवाते हैं तो साथ में एक चीज और लिख लेना, प्लस, प्लस में एनर्जी मिलती, एनर्जी, एनर्जी प्लस में मिलती है ऊर्जा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपने खाना वगैरह बनाने के लिए या फिर गाड़ियों में हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा ये ले लिया हम लोगों ने एथेन, आखिर जी एथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा दो इसका दहन, ये लीजिए, तो क्या चीज मिलेगी, दो चीजें मिलेंगी हमें, एक तो मिलेगा CO2 और एक मिलेगी मेरे प्यारे रसगुल्लो H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत ही नहीं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन तो लगाओ यहां, 2 CO2, कितने H है, 3 और 3 6, अब 6H को कैसे लेकर के आओ, ये लो 3H2O बन गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कितनी ऑक्सीजन है, 4 ये रही और 3 ये रही, 4 और 3 7, ये लो 7 होगी हमारी, 7, लेकिन ये 7 2 14, इसको आधा कर दो, ये लो 7/2, है ना, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार जब किसी भी एल्केन कंपाउंड का हम लोग दहन करवाएं, किसी भी कोई भी एल्केन कंपाउंड ले आओ बेटा यार, आप लोग ये लो, आप ये लेकर के आगे, इसका नाम है ब्यूटेन। अब इसका तुम लोगों ने एयर की प्रेजेंस में बोले तो थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं इसको, ये लो, इसको तुम लोगों ने दहन करवाया तो श्योर है एक तो CO2 मिलेगी और एक H2O मिलेगा। अब रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो आप, कितने कार्बन है, 4 कार्बन तो लगाओ यहां 4, कितने H हैं,
6 7 8 9 10। अब 10 H कैसे आएंगे, ये लो 10 H आ गए 5। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, 8 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए 13। अब लिख दो यहाँ पे 13, लेकिन ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26 हो जाएंगे, लो इसको आधा कर दो, ये लो। तो कहने की मेन बात, अच्छा इस प्लस में क्या मिलेगी हमको, एनर्जी मिलेगी, प्लस में एनर्जी, प्लस में ऊर्जा। आगे बात समझ में। तो जब हम लोग किसी भी एल्केन कंपाउंड को दहन करवाते हैं, तो दहन करवाने के पश्चात हम लोगों को दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा हमें CO2 और एक मिलेगा हमें वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही आप लोग पेंटेन का भी करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते, हाँ पेंटेन का करवा के बताओ जल्दी से मुझे कि पेंटेन को अगर अपने बेटा जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका दहन करवाएं, कंबशन करवाएं, तो उससे भी अपने को क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा और प्लस में एनर्जी मिलेगी, है या नहीं, एनर्जी मिलेगी अपने को। पेंटेन बोले तो C5H12, यही तो है पेंटेन। कितने कार्बन है, 5, लो लगा दिया यहां 5। H कितने, 12, 12 कैसे बनेंगे, ये लो 6, ये लो 6 आ गया। ऑक्सीजन कितने बेटा, 10 ये रहे, 6 ये रहे, कितने हो गए 16। अब 16 कैसे बनाओगे इसको, ये लो 8 2 16, है ना। तो कहने की मेन बात ये है कि जब किसी भी एल्केन का अगर हम लोग दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें दो चीजें मिलेंगी, CO2 और वाटर, और साथ में एक्सेस मात्रा में हम क्या मिलती रहती है, एनर्जी मिलती है। इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं एज जस्ट फ्यूल के रूप में ना, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी, एल्केन की अभिक्रिया हमने करवाई हेलोजेंस के साथ, और फिर एल्केन का हमने करवा दिया बेटा जी दहन। कोई कंफ्यूजन नहीं, आओ आगे चलते हैं अपने। नंबर तीसरी हेडिंग डालो आप नंबर तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी, क्या है, ऑक्सीडेशन। ये लो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। आ जाओ, क्या चीज है बेटा कि जब अपने एल्केन लेके आ जाओ और एल्केन का करवा दो ऑक्सीडेशन, हाँ जी ऑक्सीकरण करवा दो आप इसका, एल्केन का ऑक्सीकरण क्या करवा देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं अपने, ठीक है जी। हाँ तो ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बेटा जी अपने को क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा एल्कोहल, क्या मिलेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा हमें। तो क्या होता है कि जब एल्केन का ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो एल्केन का अगर अपने बेटा ऑक्सीकरण करवाए तो ऑक्सीडेशन करवाने पर हम लोगों को किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ एल्केन के ऑक्सीडेशन से हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है जी। आओ कैसे, इस प्रकार से देखो, देखो जरा सामने करते हैं स्टार्ट। एल्केन कोई सा भी एल्केन लेके के आ जाओ, मैं ये लेके आ गया मेथेन, है ना। इसका अगर अपने ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने पर देखो कितने H हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं CH3, एक H इसके साथ जुड़ गया, ये लो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो कहने की मेन बात यह है कि जब हम लोग किसी भी एल्केन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा हमारा, जनरली एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 4 आगे हमारा बात आ सकते हैं अपने आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का समावयवीकरण एल्केन का समावयवीकरण, समावयवीकरण का मतलब क्या होता है
कि जब कोई भी एल्केन कंपाउंड लेकर के आ जाओ आप, तो उस एल्केन कंपाउंड को, ये लो, कोई सा भी एल्केन कंपाउंड लेके आ जाए अपने, है ना, तो उस एल्केन कंपाउंड को अगर अपने हीट करें बेटा, तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, न्यू एल्केन कंपाउंड मिल जाते हैं, नए एल्केन यौगिक मिल जाएंगे हम, नए एल्केन यौगिक मिल जाएंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा CnH2n+2, और इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा CnH2n+2। इसका मतलब यह है कि दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी कि जो बनेगा एल्केन वो इस एल्केन का क्या होगा, आइसोमर होगा, आइसोमर। और आइसोमर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आइसोमर का मतलब क्या होता है, कि ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको कहते हैं आइसोमर। तो जब किसी एल्केन कंपाउंड को अगर अपने हीट करते हैं, तो हीट करने पर बेटा जी हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नए एल्केन, बोले तो आइसोमर मिल जाएंगे हमें एल्केन के। कैसे, जैसे कि देखो मान लीजिएगा मैं ये लेके आ जाता हूं बेटा, CH3 CH2 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 CH3, ये लो, ये लेके आ गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एन-हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा, इसको कर दो आप लोग गर्म, लो इसको कर दीजिए आप लोग हीट। तो जब इसको हीट किया हमने, है ना, तो हीट करने पर बेटा जी इसके देखो दो आइसोमर बना देता हूं मैं यहां पे। तो एक तो ये मिल गया हमें CH3 CH CH2 CH2 CH3, नीचे लगा दिया CH3, ये लो, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन, है ना, सॉरी हाँ पेंटेन। एक ये देखो अगला ये मिल गया CH2 CH CH3 CH2 CH3, देखो एक ये मिल गया हमें, देख लो इसको क्या दिखा जा रहा है। इसका नाम है हमारा, मैं लिख देता हूं नाम बेटा यहां पे, इसका नाम है 2-मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या है, 3-मिथाइल पेंटेन, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला C6H14, इसका फॉर्मूला ये है। और जो नया कंपाउंड बना इसका भी देख लेना, फॉर्मूला सेम आएगा, इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एल्केन कंपाउंड को जो हीट दिया, गर्म किया, तो गर्म करने पर एल्केन कंपाउंड जो है उसके क्या मिल गए तुम लोगों को, आइसोमर मिल गया, आइसोमर। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, समावेवीकरण। क्लियर है बात, समावेवीकरण। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं फिर अपने। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने, अगला पॉइंट हेडिंग डाल के लिखते हैं अपने। कितने पॉइंट हो गए बेटा, 4 पॉइंट हो गए, तो आगे चलते हैं। 4 पॉइंट के बाद में नंबर 5वां, नंबर 5वां है एरोमेटीकरण या एरोमेटाइजेशन। एरोमेटीकरण, एरोमेटीकरण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हाँ, एरोमेटीकरण का मतलब होता है कि एल्केन कंपाउंड से एल्केन कंपाउंड से एरोमेटिक 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 कंपाउंड का निर्माण करना। अब एरोमेटिक कंपाउंड का होते हैं, ये चैप्टर हम लोग इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में, ये चैप्टर इसी में पढ़ेंगे अपने एरोमेटिक। अभी तो हाल फिलहाल ये समझो कि एरोमेटिक कंपाउंड का तो मतलब ऐसा होता है कि जिसमें जनरली बेंजीन वाले होती है, बेंजीन रिंग पाई जाती है, वो जनरली हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना। जो जलते हैं तो जलने पर बहुत ज्यादा हम लोगों को स्मोक मिलेगा, स्मोक धुआं बहुत ज्यादा देते हैं ये वाले, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, वो तमाम बातें हम लोग क्या रहेंगी जब हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, तब आप लोगों को मैं बताऊंगा।
तो अभी हाल फिलहाल इतना समझो कि जिसमें बेंजीन वाले पाई जाती है उसको अपने एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अभी हाल फिलहाल दिमाग में ये रखो आप, ठीक है ना। वैसे बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड का, वो करेंगे अपने। तो एल्केन, एल्केन जैसे मान लो बेटा जी तुम लोगों ने एल्केन ये लेके आ गया आप, ये लो CH, अच्छा मैं इसको आगे लिख देता हूं, ये लो एल्केन हम लोग ये लेकर आ गए, ये लो CH3 CH2 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 और CH3। क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन ऐसे दिखा दिए मैंने, 6 कार्बन साइकिल के फॉर्म में नहीं, देखो ये बॉन्ड नहीं बना, देखो इसको अपने सीधा कर सकते हैं। इसका मतलब ये मेरे प्यारे रसगुल्लो ये है एन हेक्सेन, है या नहीं है? हाँ, इसको कर दो बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, हीट दे दो इसको, हमने हीट दे दी इसको, हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर के साथ साथ हम लोगों ने हाई प्रेशर भी दे दिया, प्लस हाई हाई प्रेशर भी दे दिया, है या नहीं है? और प्रेशर के साथ साथ हम लोग बेटा जी कुछ कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटालिस्ट बोले तो जो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं, कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्रोमियम Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग इसमें। तो देखो जब एन हेक्सेन को तुमने हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई प्रेशर दे दिया और कैटालिस्ट, है ना, हाई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, बस प्रेशर की आवश्यकता कम ही पड़ती है। तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको गर्म करें तो गर्म करने पर देखो जरा क्या मिलेगा। तो एक H यहां से निकाल दो, एक H यहां से निकाल दो, कितने H निकाल दिए मैंने, मैं लिख देता हूं यहां पे, माइनस में H2 निकल गया कि नहीं निकला? यहां से एक H निकाला, यहां से एक H निकाला, जब निकाला तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ये मेरे प्यारे साथियों लगता है ये बन जाएगा CH2 ये लो, ये मिल गया हमें, ये मिल गया मेरे प्यारे साथियों साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन जो चेंज हो जाता है फिर वापस। तुम देखो काफी टेम्परेचर दिया है ना। अब देखो एक H यहां से निकाल दो, एक H यहां से निकाल दो, एक H, सभी कार्बन से एक एक H निकाल दो आप। तो सभी कार्बन से जब हमने एक एक H निकाल दिया तो मेरे प्यारे साथियों सभी H कितना, 1 2 3 4 5 6 बोले तो 6H2 फिर निकाल दी मैं, सॉरी 3H2 फिर निकल गई। देखो 3H2 यहां पे निकली है, एक यहां से निकाली, चाहो तो एक साथ निकाल दो आप, 4H2 एक साथ कर दो आप, लेकिन हम लोग एक एक करके चल रहे, इसे ये बना दिया हम लोग। इसको भी देखो वाटर H2 गैस फिर निकल गई, फिर इसको हम लोगों ने हीट किया और टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की प्रेजेंस में। अब देखो अब कार्बन की वैलेंसी अगर पूरी करें तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमको यहां पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, 1 2 और 3, और ये आप लोगों का क्या बन चुका है, ये बेंजीन बन चुका है, जिसको आप ऐसे भी तो शो कर सकते हो, ये लीजिए ये बेंजीन बन गया हमारा। तो कहने की मेन बात यह है कि एल्केन कंपाउंड को हमने किस में चेंज कर दिया, एरोमेटिक मतलब बेंजीन में चेंज कर दिया हमने। और बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वो जब हमारा एरोमेटिसिटी टॉपिक आएगा तब मैं तुम लोगों को वहां बताऊं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, वो तमाम बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने। सो when N-hexane is heated at high temperature, pressure and in the presence of the catalyst, then N-hexane is converted into the cyclohexane and it's also converted into the benzene, और बेंजीन में भी क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार एल्केन कंपाउंड से आपने बना लिया मेरे प्यारे साथियों क्या बना लिया, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिकरण कहते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे चलते हैं अपने, कितने पॉइंट हो गए, जितने भी पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट अगली हेडिंग डालिए हमारा, जो भी पॉइंट है हमारा 5वां या 6ठा जो भी है, लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक है तापीय अपघटन। ठीक है जी, हाँ, थर्मल
डीएसोसिएशन। थर्मल का मतलब है तुम लोग टेम्परेचर दे दो बस, आ जाओ। तो भैया कोई भी एल्केन कंपाउंड लेके आ जाना, उस एल्केन कंपाउंड को हम लोग दे देते हैं हाईली टेम्परेचर। एयर की प्रेजेंस में हीट नहीं कर रहा मैं अब। अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करते तो मामला अलग हो जाता, लेकिन अब मैं एल्केन कंपाउंड को हाईली टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूं सीधा, बिना एयर की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं लेनी हम लोगों को, इसको कर रहे हैं हीट, ताता कर रहे हैं इसको अपने, हाँ गर्म कर रहे हैं। तो जब एल्केन कंपाउंड को एयर बोले तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने पर मेरे प्यारे साथियों तुम्हें मिलेगा, तुम्हें एल्केन या प्लस में मिल सकता है तुम्हें एल्कीन, है ना। ये नए कंपाउंड मिलेंगे हम लोगों को, कि जब हम लोग किसी एल्केन कंपाउंड को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो हमें नए एल्केन, लिख देता हूं यहां पे नए एल्केन और एल्कीन कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं तापीय अपघटन, मतलब ताप के द्वारा वो टूट गया। जैसे एग्जांपल देखो आप सामने, मैं लेके क्या गया, ये लो C6H12, ये लेके आ गया। आप दिख रहा है क्या? चलो अपने बड़ा लिख के देते हैं, साफ हो जा छू मंत्र। C6H12, अब इसको कर रहा हूं बेटा मैं हीट, ये लो इसको करने लग गया अपने हीट, कर दो इसको हीट, हाईली टेम्परेचर दे दो। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम लोगों को? हाँ कार्बन दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को 6, तो ये 6 कार्बन, C4 और ये रहा C2। H कितने बेटा पे? H है हमारे 12, H12 है। अब 12 में से देखो कितने H आ गए यहां पे H आ गए बेटा जी 6 प्लस में 6, ये लो, ये तुम्हारा क्या बन गया? ब्यूटेन, सॉरी ये ब्यूटीन, एल्कीन बना। और ये देखो ये है हमारा एथेन बना कि नहीं बना? देख लीजिए आप आपके सामने, ये बन चुका है हमारा। अच्छा इसके अलावा और टेम्परेचर दो तो ये बेटा इसमें भी चेंज हो सकता है। देखो कार्बन कितने इसमें, 3 2 1, देखो कितने कार्बन? 6 कार्बन है, 3 ये रहे, 2 वो रहे, 1 वो रहा, टोटल 6 कार्बन हो गए है ना। इसमें तो बना दो आप लोग CH4, हाइड्रोजन कितने? 12 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चिपका देते हैं अपने। ये लीजिए, ये 12 में से 4 आ गए, बच गए पीछे 8। अब 8 में से मेरे प्यारे साथियों 2 यहां आ गए और 2 यहां आ गए। ये लीजिए, ये क्या बन गया तुम्हारा? हाँ सही है, हाँ आ जाओ। तो ये तुम लोगों ने बना लिया बेटा, एल्काइन भी मिल जाएगा हमें। ये मिल गया हम लोगों को प्रोपीन, ये मिल गया एथाइन, और ये मिल गया बेटा जी मैथेन। तो कहने की मेन बात यह है कि जब हम लोग किसी एल्केन कंपाउंड को क्या करें, एल्केन कंपाउंड को अगर अपने क्या करें बेटा, एल्केन कंपाउंड को अगर अपने हाई टेम्परेचर पर हीट देते हैं एयर या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो हमें नए एल्केन, नए एल्कीन और एल्काइन, ये यौगिक हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं तापीय अपघटन, थर्मल डीएसोसिएशन। यानी कि एल्केन कंपाउंड से हम लोग नए एल्केन या एल्कीन कंपाउंडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो जैसे ये हेक्सेन है, अब इस हेक्सेन से तुम्हें देखो क्या क्या मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और साथ में हम लोगों को ये चीजें भी हम लोगों को साथ में मिल गई। ये था हमारा तापीय अपघटन। और इसी के साथ में हमारा ये एल्केन कंपाउंड जो है, उस एल्केन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या होती है? फिनिश होती है। ठीक है जी, हाँ। हम लोगों ने डिटेल से क्या डिस्कस किया? हमने पहले एल्केन का निर्माण पढ़ा, और निर्माण करने के बाद में हम लोगों ने एल्केन के भौतिक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस किया, और भौतिक गुणधर्मों के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया ये एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं अपने। आइएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नया टॉपिक आ रहा है हमारा सरूपण। प्रोजेक्शन।
क्या होता है सरूपण? किसे कहते हैं सरूपण बेटा जी? हाँ, सरूपण का मतलब समझो मरोड़ना, है ना? हाँ, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मरोड़ी विकृति। विकृति, मरोड़ी का मतलब मरोड़ देना, ऐसे ना, ऐसे रोटेट कर दे, जैसे अपने कपड़ों को निचोड़ते हैं कि ऐसे मरोड़ते नहीं, निचोड़ते हैं अपने, तो बस वैसे ही हम लोगों ने मरोड़ी विकृति निकाली है वहां से, प्रोजेक्शन, रोटेशन, है ना, सरूपण। क्या होता है बेटा, समझने के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूं एक बार। मान लो मैंने ये कोई गत्ता ले लिया, ठीक है जी, ये गत्ता ले लिया, और ये दूसरा गत्ता एक और ले लिया मैंने, ठीक है जी, हाँ, दूसरा गत्ता एक और ले लिया। इधर अपने इसको कर दिया बेटा ब्लैक कलर से, ये लो, इस तरफ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया, इसको भी मैंने एक सिरा इसका क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया ऐसे, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, अब क्या किया तुमने, इसको आपने गत्ते को एक बीच में स्क्रू लगा दिया, स्क्रू बीच में एक स्क्रू लगा दिया तुम लोगों ने, ठीक है ना, कील लगा दी, कील, ये लो। अब ऊपर वाले को पकड़ लो, स्टेबल कर दो, और नीचे वाले को घुमाओ। घुमा पाओगे क्या? बिल्कुल घूम जाएगा। तो ये घूम जाएगा ऐसे। जब ये घूम गया तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता स्ट्रक्चर ये मिल जाएगी हमें। ऊपर वाले को स्टेबल कर रखा हुआ है, ये दूसरा नीचे वाला गत्ता, ये लीजिए, और जब घूम गया तो मेरे प्यारे साथियों, घूमने के बाद ये किस साइड में आ गया, इस साइड, ये लो। क्या किया था आपने, इसको थोड़ा सा बना देते हैं, और ये लीजिए, ठीक है जी, हाँ, ये लो। क्या किया तुमने, इसको पकड़ के रख दिया, इसको घुमाया, इसको रोटेट किया, तो ये चेंज हो गया, इसके अंदर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उस ऊपर वाले को पकड़ के रखो, फिर से घुमाओ, इसको फिर से घुमाओ। जब इसको फिर से घुमाएंगे तो मुझे लगता है वापस ये मिलेगी अपने को स्ट्रक्चर, है या नहीं? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक कील है, एक कील, देखो ये एक कील है, एक कील का मतलब है सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो, है ना, एकल बंद है मान लो ये। तो अगर दो गत्तों के बीच में एक कील है, एक कील या एक बॉन्ड है, तो हम इनको एक दूसरे में रोटेशन करवा सकते हैं। बोले तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मुक्त घूर्णन संभव है, इसमें मुक्त संभव है या नहीं? देखो, इसको तुम लोग पकड़ के बैठ जाओ, इसको घुमाओ, घूमेगा ये, और जब ये घूमेगा तो देखो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उधर चला गया, देखो ये ऐसा आ गया। अब फिर ऊपर वाले को पकड़ के रखो, इसको फिर घुमाओ, जब इसको फिर नीचे वाले को घुमाओगे तो वापस तुमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो कहने की मेन बात यह है कि सिंगल बॉन्ड अगर है इनके बीच में, एक कील है, तो हम इन दोनों गत्तों को आसानी से रोटेट कर सकते हैं, बोले तो फ्री रोटेशन हमारा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों गत्तों के बीच में दो कील लगा दूं, ये लो, मैं एक बार लगा देता हूं, सामने देखिएगा, ये लीजिए, ये लो, ये बनाता है अपने, ये लीजिए, इस तरफ ये ब्लैक कलर है नहीं, ये लो, एक और लगा देते हैं अपने यहां, ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने इसमें दो कील ठोक दी, दो कील, एक इधर लगा दी, ये लो, और एक इधर लगा दी, ये लो। अब दो कील लगा दी, अब ऊपर वाले को पकड़ो, अब नीचे वाले को घुमा सकते हो क्या आप? रोटेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
फ्री रोटेशन है क्या? इसमें फ्री रोटेशन नहीं है मेरे प्यारे लालुओं। इसमें मुक्त घूर्णन नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये लो, तो अगर हमारा ये बन गया गत्ता तो ये इसी में रहेगा क्या? इसको तुम ऐसे घुमा करके इसमें चेंज कर सकते हो क्या? चेंज होगा ही नहीं, क्यों? रोटेशन नहीं है ना। ऊपर वाले को स्टेबल करो, नीचे वाला घूम ही नहीं सकता। हाँ, जब सिंगल था सिंगल तो हम इसको आसानी से घुमा सकते थे। तो कहने की मेन बात यह है कि एल्केन कंपाउंड जो होते हैं, एल्केन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए एल्केन कंपाउंड में मुक्त घूर्णन पाया जाता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। एंड ड्यू टू द फ्री रोटेशन द एल्केन कंपाउंड आर शो प्रोजेक्शन। और इस मुक्त घूर्णन की वजह से एल्केन कंपाउंड क्या दिखाते हैं? स्वरूपण समावयवता दिखाते हैं। क्या ये एल्कीन दिखाएंगे क्या बेटा? क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए मैंने देखो इन दोनों के बीच में से तीर लगाई नहीं मैंने कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर ये बन गया तो इसी में रहेगा स्टेबल, अगर ये बन गया तो इसी में स्टेबल रहेगा, ये इसी में क्या रहेगा? इसी में स्टेबल रहेगा। इसको हम एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा 3 की लगा दो, 3, ये लो 1 किलो ठोक दो। अरे 2 किलो में ही, 2 बॉन्ड में ही रोटेशन नहीं हो रहा तो 3 में कहां रोटेशन हो पाएगा? तो रोटेशन केवल सिंगल बॉन्ड में होगा, है ना। तो कहने की मेन बात मेरे प्यारे साथियों, लिखना चाहो तो तुम लोग क्या लिखोगे इसके अंदर? लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे कि एल्केन कंपाउंड में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए उसमें मुक्त घूर्णन संभव है और मुक्त घूर्णन के कारण वो स्वरूपण समावयवता प्रदर्शित करता है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा जी, एल्केन यौगिकों में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए इनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, इसलिए ये स्वरूपण समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में तुम क्या लिखोगे? इन द एल्केन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, so due to the presence of the single bond free rotation is possible, and due to the free rotation the alkane compound are show projection isomerism। कौन सी समावयवता दिखाते हैं? एल्केन कंपाउंड ये वाला समावयवता दिखाते हैं। क्या एल्कीन दिखाएंगे क्या बेटा? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन होगा नहीं। क्या एल्काइन दिखाएंगे क्या? नहीं, वो भी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसमें भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो फ्री रोटेशन केवल और केवल इसी में पाया जाता है, इसलिए याद रखना एल्केन यौगिकों में ही ये वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एल्कीन या एल्काइन में ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। क्लियर है बात? तो अभी तो हमने केवल इतनी बात पढ़ी है कि स्वरूपण होता क्या है और स्वरूपण मिलता किसमें है। अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि स्वरूपण किस प्रकार से होता है, स्वरूपण को कैसे समझाया जा सकता है, मतलब इसको समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कैसे इसमें फ्री रोटेशन होगा और कैसे ये इसमें चेंज होगा और ये कैसे इसमें चेंज होगा, आपस में कैसे इंटरचेंज करेंगे ये, है ना। ये तमाम बातें हम लोगों की रहेंगी अगली वीडियो के अंदर। तो अभी तक हमने केवल स्वरूपण की परिभाषा ये बताई है कि स्वरूपण केवल किस में मिलेगा? जिसमें फ्री रोटेशन होगा, यानी कि एल्केन में मिलेगा, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए उसमें फ्री रोटेशन है, इसलिए एल्केन यौगिकों में स्वरूपण समावयवता मिलती है, एल्कीन और एल्काइन यौगिकों में स्वरूपण समावयवता नहीं पाई जाती। ठीक है बेटा जी। तो अभी तक हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी है और समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। तो अगली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों की क्या रहेगी? अगली वीडियो के अंतर्गत हमारा स्वरूपण समावयवता को पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपने, और जो भी बच्चे आए हुए नहीं है गुजारिश करूंगा जल्दी से आप लोग आ जाना, स्वरूपण समावयवता को समझने के लिए अच्छी तरीके से समझेंगे अपने कि किसने क्या बोला था। ठीक है बेटा जी। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।